अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम खबर और तज्जिया में खुशामदीद। मैं सना कहवान, प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं मुजम्मिल सौरदी साहब। नाज़रीन, भारत जिसकी साजिश बेनकाब हो चुकी, भारतीय मीडिया मुसलसल पाकिस्तान पर इसका इल्ज़ाम लगा रहा है। 3 बजे हमला होता है और 3:05 पे रॉ की जो सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं वहाँ पर ट्वीट होना शुरू हो जाती हैं पाकिस्तान के खिलाफ, और मुसलसल पाकिस्तान पर जो भारतीय मीडिया है इसका इल्ज़ाम आयद करना शुरू हो जाता है। भारतीय नेवल ऑफिसर से मंसूब जो जाली तस्वीर थी कि वहाँ पर उसकी भी हलाकत हो गई, उसका भी प्रोपेगेंडा फाश हो जाता है। इसके अलावा जो 26 हलाकतें हैं उनमें से 2 मुसलमान हैं, उसके हवाले से भी इंडियन मीडिया कहीं बात करने को तैयार नहीं है। बॉर्डर बंद है, फ़ज़ाई हुदूद पाकिस्तान ने बंद कर दी है, और एयरलाइंस जो भारत की हैं उनको इस टाइम करोड़ों का नुकसान हो रहा है। मुज़म्मिल साहब, सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत के खिलाफ करारदाद को मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया है, और इसहाक डार साहब वज़ीर ख़ारजा हैं, उनका बयान भी इस टाइम सामने आ चुका है कि भारत अगर जंग की बात करता है तो पाकिस्तान की तरफ से भी मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। किसी सूरत हम टॉलरेट नहीं करेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अब क्या होगा? देखिए, एक तो अच्छी बात है कि आज सेनेट में मुतफ़िका करारदाद हुई है, और मैं समझता हूँ कि बिलाखिर तहरीक इंसाफ को भी ये बात समझ आई कि अहम कौमी मामलात पर कौम एक मुतफ़िका मैसेज देना ज़रूरी है। और अच्छी बात है कि आज तहरीक इंसाफ ने भी इस करारदाद को वोट दिए, वरना वो अहम पहले कौमी सलामती कमेटी के इजलास से चले गए थे, आए नहीं थे, बाइकाट कर देते थे, करारदाद का बाइकाट कर देते थे। लेकिन आज उन्होंने इस मामले को की संजीदगी को और इसकी संगीनी को सामने समझते हुए पीटीआई ने इस सेनेट की करारदाद को वोट डाला, और इसहाक डार साहब ने उनका शुक्रिया अदा किया। शिबली फराज साहब ने कहा कि हम साथ खड़े हैं, पूरी कौम मुत्तहिद है। तो मेरे ख्याल में एक थोड़ा पॉजिटिव जेस्चर पाकिस्तान में एक कौमी यकजहती नज़र आई है। कल कौमी सलामती कमेटी का जो एलामिया था वो भी बहुत सख्त था, उसने भारत में बहुत आग लगाई है। एक और बात है कि जो सोशल मीडिया ट्रेंड्स हैं उनमें पाकिस्तान जीता है। कल जो ट्रेंड्स हैं वो जनरल आसिम मुनीर के हक़ में रहे हैं, वो पाकिस्तान के हक़ में रहे हैं, पाकिस्तानी अफवाज के हक़ में रहे हैं। और अगर हम देखें तो सोशल मीडिया ट्रेंड्स में इंडियन मीडिया ने ये बात तस्लीम की है कि पाकिस्तान जो है वो ऑन टॉप रहा है। इसका मतलब है कि जब मुल्क की बात आई है तो सारा सोशल मीडिया भी पाकिस्तान का इकट्ठे खड़ा हुआ है, सेनेट भी इकट्ठी खड़ी हुई है, और मुझे अच्छा है कि पूरी कौम हमें यकजुबान नज़र आई है। और हमें मतलब बिल्कुल ट्रेंडिंग भी भारत को जवाब देने के लिए बड़ा जरूरी था कि पूरी कौम मुत्तहिद है। उनके टीवी को थोड़ा बुखार चढ़ा हुआ है, लेकिन ट्विटर पे उन्होंने ज़्यादा बुखार चढ़ा हुआ है। लेकिन ओवरऑल मुझे पाकिस्तान में एक पॉजिटिव माहौल नज़र आया है। आप बहुत अरसे बाद पाकिस्तान में एक कौमी यकजहती भी नज़र आई है। बहुत अरसे बाद पाकिस्तान के हमें आम लोगों के अंदर जो है भारत से लड़ जाने का रवैया भी नज़र आया है। आम लोगों से आप बात करें, वो कहते हैं नहीं, भारत को इस बार नहीं माफ़ करना, पानी का एक कतरा नहीं जाने देंगे, हम भारत को सबक सिखा, मतलब एक जो कौमी जज्बा होता है ना, वो बड़ा इस मौके पर नज़र आया। मुझे अफसोस है कुछ लोगों ने वीलॉग्स किए हैं, मतलब कि जी वो जी बड़ा ज़्यादती हो गई। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो कौमी सलामती कमेटी का एलामिया था ना कि इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर, और पूरी ताकत से इससे निपटा जाएगा, उसने पाकिस्तान में एक पूरा माहौल बना दिया है कि हर बंदे को समझ आ गई है कि हम खड़े हैं और हमने आंखों में आंखें डाली। लोग इसको कंपैरिजन कर रहे हैं कि जब आर्टिकल 370 ख़त्म किया था इंडिया ने और कश्मीर को जम किया था, खान साहब की हुकूमत से कंपैरिजन कर रहे हैं। उस वक़्त आप देखें कि हमारा स्टांस इतना एग्रेसिव नहीं था। हमने कहा हम सिर्फ जुम्मे को 1 घंटा एहतजाज करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में क्लियर नहीं था। नहीं, वो देखिए, आप मेरी बात है, आपने खुद स्टैंड लेना होता। उसके जवाब में पाकिस्तान ने कोई इक़दामात ऐसे नहीं किए थे। पाकिस्तान ने ये नहीं कहा था कि अगर आप कश्मीर पर हाथ डालेंगे तो ये हमारी शहरग है, हम इसको ऐलान जंग समझते हैं। पाकिस्तान ने फ़ज़ाई हदूद ख़त्म नहीं की थी, पाकिस्तान ने मुआहदे ख़त्म करने की बात नहीं की थी। उस वक्त आर्मी चीफ को करनी चाहिए थी, आपका मतलब? उस वक्त के वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ दोनों को करनी चाहिए थी। आज के वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने ये बात की है, हमें उनको क्रेडिट देना चाहिए। आप देखें ना, उस वक्त तो OIC का इजलास भी नहीं ये करवा सकते थे। आज बातें करते हैं कि मेरा मतलब है उस वक्त तो हम कश्मीर पर OIC का इजलास भी नहीं करा सके थे, हालांकि इतनी ज़्यादती हो गई थी हमारे साथ। और आपको पता है एक OIC के इजलास में जो दुबई में हुआ था, वहाँ उन्होंने इंडिया को मदऊ कर लिया था OIC में। तो उस वक्त जो ब्लंडर्स हुए पाकिस्तान से, वो हमारी कमज़ोरी थी सफारती।
आज आप उस वक्त हालात ये नहीं थे मुज़म्मिल साहब, अब हालात और है। नहीं पहलगाम फॉल्स फ्लैग उस वक्त नहीं था, अब फॉल्स फ्लैग है। आर्टिकल 370 वहां पर अमन के लिए था, अब भारत धमकियां दे रहा है, खुलेआम आंखें दिखा रहा है। 370 का मतलब ये था कि उन्होंने कश्मीर का स्टेटस बदल दिया, यस, फॉर पीस, और पाकिस्तान का कश्मीर पर क्लेम खत्म कर दिया। वो ज्यादा बड़ी बात थी। ये तो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, आप मेरी बात समझें। इसके नतीजे में कोई चीज़ पाकिस्तान से नहीं गई, उसके नतीजे में कश्मीर के जाने की बात थी, कश्मीर पर कॉम्प्रोमाइज़ की बात थी। मैं उसको ज़्यादा बड़ा वाक़या समझता हूँ। ये दुरुस्त है कि इस बार हमारा रद्द-ए-अमल उस वक्त से ज़्यादा सख्त है, और हमने देखिए ना आज MI6 की रिपोर्ट भी है कि आप पाकिस्तान जनरल आसिम मुनीर को अंडर एस्टिमेट ना करें। वो आखिरी हद तक जाएंगे, क्योंकि हमने दहशतगर्दी को टॉलरेट किया है। और भारतीय जनरल्स की, जो भारतीय रिटायर्ड जनरल्स हैं, उन्होंने भी नरेंद्र मोदी को ये मशवरा दिया है कि जनरल आसिम मुनीर से पंगा नहीं लेना। वो भी एटॉमिक पावर है। और तो टेक्निकल बात है कि एक धाक बैठी है कौमी सलामती कमेटी के एलामिये से कि हुकूमत और अपोजिशन फौज एक साथ खड़ी है, और शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर इस वक्त भारत को आंखों में आंखें डाल के देख रहे हैं। और फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने जो इंटरव्यू दिया है, उन्होंने कहा कि शिमला मुआहदे को भी हम ख़त्म कर देंगे। तो मेरे ख्याल में काफ़ी पाकिस्तान ने एग्रेसिव स्टैंड लिया है। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा तहम्मुल का मुजाहरा करने का कह रहे हैं, दोनों ममालिक कह रहे हैं ना, तहम्मुल का मुजाहरा फिर भारत ने भी करना है ना। आप मेरी बात समझिए, जब वो तहम्मुल का मुजाहरा करने का कह रहे थे, वो ये देख रहा है कि पाकिस्तान एग्रेसिव पे है। वो ये कह, दुनिया को समझ आ गई है कि पाकिस्तान तो ने स्टैंड ले लिया, अब चीजों को ठंडा करें। लेकिन तब पाकिस्तान आर्टिकल 370 के वक्त कोई तहम्मुल का मुजाहरा नहीं करने का कह रहा था। सबका ख्याल था पाकिस्तान ने कोई स्टैंड ही नहीं लिया तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। जुम्मे को एहतजाज ही करना है ना, कौम ने कर लिया जुम्मे को एहतजाज। कोई ये तो ऐसी है जैसे इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के खिलाफ इस्लामाबाद में एक रैली निकालने का हुकूमत भी ऐलान कर देती और वहाँ पे एक तकरीर कर देती मोदी के खिलाफ। नहीं, तकरीरों से काम नहीं चलता, अमल से काम चलता है। हमें तकरीरें ना बेचें, एक्ट्स जो कौमों के अमल हैं वो कौमों को खड़ा करते हैं, तकरीरें नहीं खड़ा करती। मत तकरीरों के पीछे जब कोई अमल नहीं होता तो वो फोकी तकरीरें होती हैं। अच्छा मुज़म्मिल साहब, एक सवाल जो मैं समझ नहीं पाई कि सिंध तास मुआहदा इस मौके पे क्यों मुअत्तल करने की बात बाज़ाब्ता लिख भी भेजा पाकिस्तान को? पाकिस्तान को पानी की कमी का शिकार है, पानी हमारी लाइफलाइन है, और इंडिया ये समझता है कि अगर वो पाकिस्तान से का पानी छीन ले तो पाकिस्तान सरवाइव नहीं कर सकेगा। पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए ना, तो 71 और 65 और दूसरे मौके थे तब तो किया नहीं। कहा गया है कि ये ऐलान जंग है, तब तो किया नहीं, अब क्यों क्या? 65 की जंग में, 71 की जंग में, देखिए बहुत मुश्किल वक्त भी था। उसके वर्ल्ड बैंक गारंटर थे, अब भी नहीं किया। हम सेकंड टॉपिक में बात कर लेंगे कि अगर इंडिया आज ये तय करे ना कि उसने पाकिस्तान का पानी रोकना है तो उसे 10 साल चाहिए। ये कोई नलका नहीं है जो बंद कर देगा और खोल देगा। हमारे कुछ दोस्तों का ख्याल है कि कल से पानी बंद हो गया, ऐसी बात नहीं है। बहरहाल, लेकिन मेरे ख्याल में एक और बहुत अच्छी बात हुई है। क्या? US स्टेट डिपार्टमेंट को सवाल हुआ है, उन्होंने कहा है कि हम कश्मीर पर कोई ओपिनियन नहीं ले रहे। देखें, आर्टिकल 370 के वक्त अमेरिका भी भारत के साथ खड़ा था जी, और वो 370 को सपोर्ट कर रहा था। आज अमेरिका 370 के साथ नहीं खड़ा। आज अमेरिका जो है कश्मीर को भारत का इंटेग्रल पार्ट नहीं कह रहा। उस वक्त के बयानात उठाएं तो उस वक्त वो 370 को सपोर्ट कर रहे थे। आप सुनिए आज स्टेट डिपार्टमेंट ने क्या कहा। सबसे पहले जी, but at the same time, that's basically going to be the extent of the comments at this point. What I can tell you is, of course, as we all know, it's a rapidly changing situation, and we are monitoring it closely, as you might imagine, and we, of course, are not now taking a position on the status of Kashmir or of Jammu either. So that's really going to be the extent of what I... देखिए, वो कह रहे हैं हम कोई पोजीशन नहीं ले रहे जम्मू कश्मीर के स्टेटस पे। ये वन स्टेप पीछे आया है अमेरिका। जब आर्टिकल 370 वाला मोदी ने किया था तब अमेरिका आर्टिकल 370 के साथ खड़ा था और वो पाकिस्तान को कह रहा था कि आप इसको कबूल कर लें। आज वो कह रहे हैं कि हम कश्मीर के स्टेटस पे कोई ओपिनियन नहीं रखते। इसका मतलब वो उसको भारत का हिस्सा नहीं मानते। आप मेरी बात समझें,
वो इसको भारत का इंटेग्रल पार्ट नहीं मानते, वरना पहले वो कहते थे कश्मीर 370 के बाद पार्ट ऑफ कश्मीर। क्योंकि कश्मीरी भी अब सवाल उठा रहे हैं ना कि दहशतगर्दी तो आप खत्म करने के लिए आर्टिकल 370 को मंसूख किया था, लेकिन दहशतगर्दी तो वहीं की वहीं है। जो हमारे दोस्त जो है ना ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि जी दुनिया किधर नाल खड़ी है, ये चेक करें, दुनिया जो है वो कश्मीर को मुतनाज़ा इलाका मान रही है। पहली बात आप ये समझें, स्टेट डिपार्टमेंट के बयान से आपको समझ आएगी कि कश्मीर को मुतनाज़ा इलाका अमेरिका भी मान रहा है, यूएन भी मान रहा है, दुनिया की सारी कुव्वतें कश्मीर को मुतनाज़ा इलाका मान रही हैं, और ये रिवर्सल है 370 का। कल के हमारी जो कौमी सलामती कमेटी के एलामिये ने सूरत हाल इंटरनेशनली बदल दी है, सोच बदल दी है दुनिया की कि इसके ऊपर जंग हो सकती है। और आप ये बात समझें कि पाकिस्तान ने जब कहा है कि ऐलान जंग करते हैं, दुनिया को पता है कि पाकिस्तान ने एटमी हथियारों के हवाले से नो फर्स्ट यूज़ का मुआहदा साइन नहीं किया हुआ। हमने ये कहा है कि हम पर जो जंग करेगा हम पहले एटमी जंग शुरू करेंगे, हम दिफा में सबसे पहले एटम बम चलाएंगे, और दुनिया को ये बात पता है कि हमने नो फर्स्ट यूज़ का मुआहदा साइन नहीं किया हुआ। लेकिन मैं एक और भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ जी। एक तो बहुत लोग कह रहे हैं, बात कर रहे हैं कि जी अब शिमला मुआहदा ख़त्म कर दिया जाए। टोटल छोटे बड़े मिला के 40 के करीब कोई मुआहदे हैं, लेकिन एक तो शिमला मुआहदे की बहुत बात हो रही है, उससे लाइन ऑफ कंट्रोल सीज फायर बन जाएगी और स्टेटस सारा बदल जाएगा कश्मीर का। बात का मुआहदा। अच्छा, उसके अलावा भी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बहुत सारे मुआहदे हैं जो ख़त्म हो सकते हैं, जो बायलैटरल हैं। देखिए, इंडस वाटर ट्रीटी बायलैटरल नहीं है, ये फ़ज़ाई हदूद का इस्तेमाल बायलैटरल मुआहदा होता है, ये इंटरनेशनल नहीं होता। आप मेरी हदूद इस्तेमाल करते हैं, मैं आपकी करता हूँ, दोनों जैसे हमने आपस में बॉर्डर बंद कर दिए ऐसे हमने फ़ज़ाई हदूद भी बंद कर दी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बैलिस्टिक मिसाइल्स के तजर्बात में पेशगी इतला देने का मुआहदा है, ये ख़त्म हो सकता है, ये भी हम पाकिस्तान ख़त्म कर सकते हैं। इसके अलावा जो है अस्करी मशकों और अस्करी नकलो हरत की सूरत में कबल अज़ वक्त आगाह करने का मुआहदा है कि कोई मिलिट्री एक्सरसाइजेज और मिलिट्री मूवमेंट का हम एक दूसरे को पहले बताएंगे। जौहरी तनसीबात पर हमला ना करने का मुआहदा है, ये भी ख़त्म हो सकता है, जैसे शिमला मुआहदा ख़त्म हो सकता है वैसे ये भी ख़त्म हो सकता है। इसी तरह और भी हमारे और उनके दरमियान कुछ मिलिट्री के आपस में SOPs के हवाले से हैं जो जंग के दौरान या जो आगे पीछे ख़त्म हो सकते हैं। बाकी बैंकारी शंकारी के मुआहदे हैं, वो तो ऑलरेडी जब ट्रेड नहीं है तो बैंकारी क्यों है, और इस वक्त भी इंडिया पाकिस्तान के दरमियान कोई ख़ास बैंकारी नहीं है। तो मेरे ज़ाती तौर पे ख्याल में कि बहुत से ऐसे मिलिट्री के मुआहदे भी हैं दोनों मुल्कों के दरमियान जो ख़त्म हो सकते हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान हॉटलाइन भी मिलिट्री की सतह पर मौजूद है, लेकिन उसको आगे देखेंगे क्या होगा। लेकिन भारत को ये समझ आई है कि पाकिस्तान जो है एक सख्त जवाब देने के मूड में है, और इसीलिए आप देखें कि भारत ने जो डिमार्श किया, आप मैं चाहूँगा वो क्लिप आप सुनवाएं इसहाक डार साहब का, कि जिसमें उन्होंने ये कहा कि भारत ने अपने डिमार्श में इंडस वाटर ट्रीटी को ख़त्म करने की बात नहीं की जो उन्होंने पाकिस्तान दिल्ली में पाकिस्तान को दिया है कि हम ये कर रहे हैं, उसमें इंडस वाटर ट्रीटी का जिक्र नहीं है। सुन लेते हैं ना। कल जब उनके एक्सटर्नल फॉरेन सेक्रेटरी ने पब्लिक स्टेटमेंट दी तो उसके बाद जाहिर है कि हमारे हाई कमिश्न से जो चार्ज दी अफेयर है उनको बुलाया गया और उनको डिमार्च किया गया। उस डिमार्च में वो सारी चीजें थी जो उन्होंने फैसले किए। इंटरेस्टिंगली उसमें इंडस वाटर ट्रीटी का जिक्र नहीं, देखे ना, वो जिक्र नहीं था, पर पाकिस्तान ने जो डिमार्च दिया है ना उसमें फ़ज़ाई हदूद और ये कौमी सलामती कमेटी के एलामिये का सारा जिक्र है। यस ब्रेक लेते हैं मुज़म्मिल साहब। ब्रेक से वापस आने के बाद सिंतास मुआहदे का जिक्र करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद भारत ने ठीक वही किया जो कुछ अर्सा पहले से वो करने की साजिश कर रहा था। जी हाँ, सिंतास मुआहदा, जिसको बाकायदा तौर पर मुअत्तल किया और बाज़ाब्ता पाकिस्तान को भी लिख भेजा। और ये मुआहदा 1960 में तय पाया था दोनों ममालिक के दरमियान में, और इस मुआहदे के तहत मगरबी दरियाओं यानी कि दरियाए सिंध, दरियाए जहलम और दरियाए चिनाब का पानी पाकिस्तान को मिलना था, और इसमें से भी 20% पानी जिस पर भारत का कब्जा था, जबकि मशरकी दरियाओं यानी कि दरियाए रावी, दरियाए ब्यास और सतलुज पर भारत का कंट्रोल था। अब भारत अपनी ही मनमानी कर रहा है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब स्टूडियोज में मौजूद हैं, जबकि साबिक कमिश्नर इंडस वाटर सैयद जमात अली शाह ने भी हमें ज्वाइन किया है। जमात अली शाह साहब, थैंक यू सो मच। जमात अली शाह साहब, क्या ये मुमकिन है कि पाकिस्तान का पानी आज भारत रोक ले? उसने ऐलान किया कि मुअत्तल कर दिया, तो क्या अगले 15 दिन, 1 माह, 2 माह, 3 माह में पाकिस्तान का पानी रोका जा सकता है?
जी, जो अगर तो इसका जवाब हाँ या ना में अगर है तो नहीं, क्योंकि ये जो सस्पेंशन है ये उन कामों पे है जो कि अभी ट्रीटी जो कि ट्रीटी चला रही है, और उसमें मैं थोड़ा सा अगर मुझे वक्त दें तो ये 5-6 जो काम हैं जो ट्रीटी के तहत अभी चल रहे हैं या चलते हैं जी। उसमें एक तो यह है कि इंडस कमीशन की मीटिंग्स होती हैं, कभी दिल्ली में कभी पाकिस्तान में। दूसरा यह है कि साइट इंस्पेक्शन होती है, जो प्रोजेक्ट्स इंडिया बना रहा है वो पाकिस्तान कमिश्नर उनकी इंस्पेक्शन करता है, तो रेसिप्रोकल बेसिस पे वो भी हमें कोई जगह आइडेंटिफाई करते हैं प्रोजेक्ट से, हम उनको वहां पर ले जाते हैं। तीसरा ये है कि जो नए प्लांट्स वो डेवलप करना चाहते हैं उसका डाटा या इंफॉर्मेशन हमें देता है, अगर उस पे हमारे ऑब्जेक्शंस हों फिर वो हम लॉन्च करते हैं और उसका वो जवाब देते हैं, और अगर मसला जो है हल ना हो तो फिर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एट द लेवल ऑफ द कमीशन होती है, या फिर उसके बाद न्यूट्रल एक्सपर्ट जो कि वर्ल्ड बैंक अपॉइंट करता है, या फिर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है। और सरवर्दी साहब, जो आजकल का एक इम्पॉर्टेंट जो मौजू होता है कि ड्यूरिंग मानसून इंडिया जो है वो फ्लड डाटा 1 जुलाई से 10 अक्टूबर तक फराहम करता है, और वो डिपेंड करता है कि फ्लड कितना है। और सम टाइम ये आवरली डेटा जो है पाकिस्तान को दिया जाता है, और ये एक सेपरेट एग्रीमेंट 1989 में हुआ था, जबकि 1988 में कुछ सुपर फ्लड जब आया था तो उसके बेसिस पर हमने आपस में एक ये मायदा किया था। अब ये है कि अब इन चीजों पर इंडिया ने कहा है कि मैं अमल दरामद वक्ती तौर पर छोड़ दूंगा, ठीक है। अब यहाँ आपका सवाल है कि जो पानी बह रहा है वो पानी तो अभी बहता रहेगा, और अभी तो मानसून है, उनके पास अभी कैपेसिटी भी नहीं होगी और ना कैपेबिलिटी है कि पानी को अभी वो रोक सकें। हाँ, अलबत्ता फर्ज करें ये सस्पेंशन अगर चलती रहती है और आगे दिसंबर जनवरी का महीना आ जाता है तो उन दिनों पानी वैसे तरह कम होता है, तो जो कुछ 1, 2, 3 प्रोजेक्ट्स उन्होंने बनाए हैं, एक जेलम पे है, 2 चनाब पर हैं, तो उसमें कुछ जो है वो रुकावट डालकर तो फ्लक्चुएशन जो है वो हमें दे सकते हैं नीचे, लेकिन पानी मुकम्मल तौर तक अभी वो जो है वो सर्दियों में भी नहीं रोक सकते। वो फ्लक्चुएशन कितने पानी की हो सकती है जो वो रोक सकते हैं? वो जो फ्लक्चुएशन है ये अगर आप बगलियार को लें तो उसमें तकरीबन 30,000 एकड़ फीट की स्टोरेज उनके पास मौजूद होती है। लेकिन सुब्रती साहब, उसमें ये है कि वो 30 दिन में जो है वो फर्ज करें वहां पानी जमा होता है और वो पहले पानी उनको निकालना पड़ता है। इसका मतलब है जो पानी वो निकालेंगे वो भी हमारी तरफ आएगा और फिर उसको रोकेंगे, तो फिर हमारे पास को 15-20 दिन के लिए पानी की शॉर्टेज हो जाती है कि चनाब का पानी नहीं आएगा बगलियार से ऊपर का, लेकिन बगलियार से लेकर नीचे LOC तक जो पानी जनरेट होता है वो हमें मिलता रहेगा। इसलिए मैंने कहा है कि वो टोटल क्वांटम की बजाय हमें पार्टली जो है ये पानी वहां पर जो है मिलना शुरू हो जाएगा। मैं आपको एक इंडियन एनालिस्ट का शॉर्ट सुनवाता हूं, फिर उसके बाद उस पर बात करते हैं। जी। सस्पेंशन का सिर्फ आज के दिन इतना ही मतलब है कि द विजिट ऑफ पाकिस्तानी ऑफिशियल्स हु आर पार्ट ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी कैन नॉट कम टू इंडिया नाउ टू सी आवर डैम्स। ये है मतलब पानी का। जहां तक है पानी अभी रोक नहीं सकते, वी डोंट हैव द वेयरविथऑल। ये नलका नहीं है जो बंद हो जाएगा। के लिए हमें रिजर्वायर चाहिए, ये जो नदियां जो पाकिस्तान में जा रही हैं उनका पानी हम कहां यूज करेंगे, उसके लिए डू वी हैव रिजर्वायर्स, डू वी हैव डैम्स, डू वी हैव कैनाल नेटवर्क। तो इट विल कॉस्ट lakhs and lakhs and lakhs of crore rupees if we start today, and it may take 10 years, 20 years, 30 years, 40 years, 50 years to construct that kind of capacity to hold this water inside our country. Next thing you have to remember, that Indus Water Treaty is not a bilateral treaty. Bilateral नहीं है, ये international treaty है. Please underline, it is guaranteed by the World Bank. It took 9 years. कितने साल लगे? 9 साल लगे इस ट्रीटी को नेगोशिएट करने में, 9 साल। ये भारतीय एनालिस्ट हैं। जो बात आप कह रही हैं वो भी वही कह रहे हैं कि अभी सिर्फ विजिट्स खत्म हो जाएंगे, तो अगर कुछ पानी वो जो उन्होंने छोड़ना है वो रोक लें तो वो रोक सकते हैं, लेकिन सारा पानी नहीं रोक सकते। हाँ, वो भी जो है मैंने गुजारिश की है कि सर्दियों में उसकी इंपॉर्टेंस ये है कि हमारा जो है गंदम की सोइंग का सीजन होता है, ठीक है जी।
लेकिन हमें ये देखें जी, इंडिया हमारा कोई दोस्त मुल्क नहीं है। अगर वो उसने प्रोजेक्ट बनाए और ये वायलेशन ऑफ द टीटी रोकेगा, अगर वो ऑपरेशनल क्राइटेरिया अडॉप्ट करता है अंडर द टीटी तो फिर नहीं रुकता, ये जो मैं गुजारिश कर रहा हूं। लेकिन अभी इन्होंने चूंकि ये धमकी दे दिया है, लेटर भी लिख लिया है, तो इसलिए हमें जो चनाब से ज्यादा रिलीजेज होंगी उनको जो है हमें कहीं सेव करना होगा। तो वो सेव हम कैसे कर सकते हैं कि हम मंगला से वो रिलीजेज रोकें, वो रिलीजेज यहां इस्तेमाल करें, और जब वहां से पानी की कुछ कमी होती है तो फिर हम मंगला से हम पानी यूटिलाइज करें। तो इसका मकसद ये है कि हमें थोड़ी सी मैनेजमेंट करनी पड़ेगी इन ऑपरेशन ऑफ रिजर्वायर जो कि पंजाब के हिस्से में आते हैं। आप काफी देर कमिश्नर रहे इंडस वाटर ट्रीटी के, उस दौरान किशन गंगा वगैरह बना। कहा जाता है कि पाकिस्तान ने काफी रियायत दी और उनको कुछ चीजें ऐसी बनाने दी जो वो इंडस वाटर ट्रीटी के तहत नहीं बना सकते थे, और हमने देर से शिकायत की, तब तक वो बन चुकी थी। इसमें सोरवर्दी साहब ये कहानी बड़ी लंबी है। फर्ज करें मैं अगर बगलियार की बात करता हूं तो उन्होंने इस प्रोजेक्ट को 2000 में शुरू किया और सन 2000 में ही मैंने इंडिया को नोटिफाई कर दिया कि हम न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास जाएंगे। अगर इसके सामने अगर गवर्नमेंट्स की जो कुछ मसलहतें अगर आ जाएं कि जी हम रोड शो हो रहा है दुबई में पावर के लिए, तो हम अगर ये लिख देंगे तो इंडिया नाराज हो जाएगा, या उस वक्त के जो चीफ एग्जीक्यूटिव थे उनके पास कुछ ऐसे आदमी आ जाते थे कि नहीं जी ये तो जो मिनिस्ट्री वाटर एंड पावर या कमिश्नर हैं ये जो बात कर रहे हैं ये कोई ऐसी नहीं है, बगलियार से पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं होगा। तो फिर उनका ये कहना जी हमें अभी न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास नहीं जाना चाहिए, हम देखते हैं। और अगर इस तरह 2 साल गुजर जाएं तो जाहिर है इसका फर्क तो पड़ेगा। लेकिन सोरवर्दी साहब गुजारिश ये है कि इंडिया ने एक हमें डिजाइन दिया, हमने उस पर ऑब्जेक्शन रेज किए। अब 2 बातें हैं, या तो हम बैठ जाएं या हम हमारे पास जो मैकेनिज्म रेजोल्यूशन का है वो हम एग्जॉस्ट करें। हमने उसको किया और उसमें जो डिसीजन आया वो ट्रीटी में लिखा है कि दोनों पर जो है ये मैंडेटरी है कि उसको एक्सेप्ट करें। 4 पॉइंट से 2 पॉइंट हमारे हिस्से में आए, 2 इंडिया को मिले। लेकिन आज तक बगलियार की वजह से पाकिस्तान में कमी नहीं आई, क्योंकि ये रन ऑफ द रिवर प्लांट है, बिजली बनाता है। अब बिजली अपनी गो करके वो पाकिस्तान को क्या वो समझेंगे कि हम 3, 4, 5 हजार का पानी जो है रोजाना का हम कम कर दें। 900 मेगावाट बिजली उनकी जाया होती है। तो ये रैशनल जो है ये सारे हमने देखे हैं और इसमें कोई मैं नहीं समझता कि इसमें कोई उस तरह का डिले हुआ है। हाँ, अलबत्ता ये है कि हम अगर 2 साल पहले चले जाते तो जब न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास हम गए, उसने आकर इंस्पेक्शन की, तो प्रोजेक्ट जो उस वक्त वो चलना शुरू हो चुका था, यानी कि बुनियादें उसकी पड़ चुकी थी। तो वो एक इंप्रेशन तो देता है कि ये चीजें जो है ना थोड़ी सी इस तरह की होनी चाहिए थी कि एट द टाइम ऑफ जबकि इनिशियल उनकी कॉलोनी वगैरह बन रही थी उस वक्त इन चीजों को जो है टेक अप करते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि इस न्यूट्रल एक्सपर्ट को अपॉइंट करने के लिए वर्ल्ड बैंक को जो सबूत दिए जाते हैं वो भी होने चाहिए हैं, वो भी एंडेवर मुकम्मल होनी चाहिए हैं, वरना वर्ल्ड बैंक भी कह देता है कि जी आप जो है आपका केस अभी मैच्योर नहीं है। तो ये सारी जो कंस्ट्रेंट्स हैं ना, जो सस्पेंशन का लेटर है इस पर वर्ल्ड बैंक कुछ कर सकता है या सस्पेंशन के लेटर पे वर्ल्ड बैंक कोई एक्शन नहीं ले सकता? सोरवर्दी साहब देखें जी, अगर सस्पेंशन का मकसद इसका मानी क्या है? सस्पेंशन का मानी ये है, और दूसरा उससे पहले ये सस्पेंशन का लेटर किसको लिखा गया है? इंडिया के सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज ने पाकिस्तान के सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज को लिखा है। तो इंडिया अगर जो है टोटल विंडो बंद करना चाहता तो मार्च में दे देता, कहानी खत्म हो जाती। तो इसका मतलब है अगर सेक्रेटरी को लिख रहा है
तो मैकेनिज्म ऑफ ट्रीटी इज ऑन गोइंग, ये कंटिन्यूड है। और इसलिए ये जो ब्रीच इस लेटर में उन्होंने की है, उसके लिए हम कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जा सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन बनाए। लेकिन सुरवर्दी साहब, उससे पहले हमें अपना होमवर्क मुकम्मल करना चाहिए। हमें वियना कन्वेंशन की जो आर्टिकल्स हैं उनको देखना चाहिए, हमें ट्रीटी की प्रोविजन को देखना चाहिए, और हमें जो लीगल लोग हैं उनके साथ इमीडिएटली बैठकर एक एग्जॉस्टिव प्लानिंग करनी चाहिए कि ये जो सूरत हाल है इसको हम किस तरह निपटें, कि ये ना हो कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में हम चले जाएं, वो उसको लेकर बैठ जाएं, जैसे पहले वो 2 केस जो है वो 7-8 से लेकर जो है वो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो है बैठा हुआ है, इंडिया वहां पर कोऑपरेट नहीं कर रहा। तो अभी भी अगर इंडिया वहां कोऑपरेट नहीं करेगा तो फिर इसकी सूरत हाल क्या होगी? जी, तो इसका मतलब है जो हमने कहा है कि ये एक्ट ऑफ वॉर है, फिर आर्बिट्रेशन से बेहतर तो जंग का ऑप्शन है जो आसिम मुनीर साहब ने लिया है कि अगर वायलेशन होगी तो जंग करेंगे पानी पर, क्योंकि फिर आर्बिट्रेशन में तो हमें कुछ हासिल नहीं होगा, उसमें इंडिया टाइम डिले कर लेगा, हमारा नुकसान ज्यादा हो जाएगा। फिर जंग ही वाहिद हल है, फिर तो ठीक रिस्पॉन्स दिया गया है। ये नहीं कहा गया कि हम कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाएंगे, ये नहीं कहा गया हम आलमी अदालत में जाएंगे, हमने तो कहा फिर हम जंग करेंगे। उसमें मेरी गुजारिश सोरवर्दी साहब ये है कि ये तमाम एंडेवर जो हैं वो अपनी जगह हमें मुकम्मल करने चाहिए हैं, हमें ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी चाहिए है, हमें कोर्ट में जाना चाहिए है, हमें ICJ को देखना चाहिए है, हमें USA, UK, चाइना, रशिया ओपनियनाइज करना चाहिए है। लेकिन जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि पानी तो अभी चलता आ रहा है, पानी अभी चलता आएगा। अगर हम समझते हैं कि ये सस्पेंशन कई साल जारी रहती है और पानी कम होना शुरू हो जाता है, वहां पास ऐसे प्रोजेक्ट्स बनने शुरू हो जाते हैं जिसकी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पर इफेक्ट होंगे, तो फिर जाहिर है फिर जंग होगी, क्योंकि पानी तो वापस लेना है। अभी भारत ने हमारा कोई पानी गसब किया हुआ है जो इंडस वाटर ट्रीटी के तहत हमारा कुछ पानी भारत ने रोका हुआ है या वो ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है? नहीं महल, ऐसी देखें ऐसी कोई अभी उसके पास जो है वो मैं सकता हूँ कैपेसिटी नहीं है कि वो चिनाब का पानी दरिया से बाहर निकाल ले, झेलम का पानी कहीं ले जाए, ये इंडस का ले जाए, ये पानी दरिया ही में है। अगर मौसम की वजह से कम पानी जनरेट होगा तो कम पानी आएगा, वरना अगर आप डाटा देख लें 1927 से लेकर अभी तक जो वापडा बना रहा है, इवन आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ किशन गंगा और बगलियार, उस पानी पर कोई फर्क नहीं आया एक्सेप्ट कि जो मौसम की वजह से पानी कम हुआ है। तो इसलिए फॉर द टाइम बीइंग या आज हम जो बैठे हुए हैं वो पानी उतना ही आएगा जितना पानी ऊपर जनरेट हो रहा है आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ पावर, या जो उन्होंने प्लांट लगाए हुए हैं वहां से बिजली बनाते हुए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शाह साहब, थैंक यू सो मच। लेकिन मुजम्मिल साहब, आपको नहीं लगता कि मजीद जो भारत अभी डैम बना रहा है उन डैम्स के बनाने से क्या हो सकता है? 10 साल 15 साल, मतलब ये डैम एक दिन में नहीं बन जाता। अभी उन्होंने कोई ऐसा डैम नहीं शुरू किया हुआ जो पाकिस्तान के पानी पर हो, लेकिन बना चुका है ऑलरेडी। नहीं, ऐसा कोई डैम नहीं उन्होंने बनाया। उन्होंने रन ऑफ द रिवर पे बिजली के वो मंसूबे बनाए हैं जो बिजली बनाते हैं, उन्होंने डैम नहीं बनाया पाकिस्तान के पानी पर। वही बात जमात अली शाह साहब कह रहे थे। और अगर वो ऐसा कोई डैम बनाए जो पाकिस्तान के पानी के हवाले से हो तो उन्हें टाइम लगेगा। इसलिए ये कोई नलका नहीं है जो सुबह वो बंद कर देंगे। इसलिए ये आप इसको धमकी समझें, धमकी भी समझे, लेकिन एक अच्छा कदम नहीं है भारत की तरफ से जो मुसलसल वेरी फ्रैंक पाकिस्तान को टफ टाइम देने की कोशिश की जा रही है। यही बात एस्टेब्लिश करना चाह रहे थे हम कि अभी ये धमकी है, ऐसा ना समझिए पाकिस्तान के लोग, क्योंकि कल मैं कई जगह देख रहा था वो कह रहे थे इंडिया ने पानी बंद कर दिया है। अब बिल्कुल बूंद बूंद को तरसेंगे हम लोग। मतलब ये है कि इंडिया ने अभी कोई पानी बंद नहीं किया है, और अगर वो आज ये बंद करने का फैसला करे भी तो उसे 5-10 साल चाहिए। कोई पानी नलका नहीं है जो वो एक दिन में बंद कर लेगा। उसे कोई रिजर्वायर बनाना है, कोई कैनाल बनानी है, कोई चीज़ बनानी है जो अभी मौजूद नहीं है। बिल्कुल ठीक है, ब्रेक लेते हैं मुजम्मिल साहब, ब्रेक से वापस आने के बाद कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहें।
वेलकम बैक। नाज़रीन, पंजाब में गंदम का मसला सबसे संगीन हो चुका है और पंजाब हुकूमत इस मसले के हल के लिए सब्सिडी मुतारिफ करा चुकी है, जबकि हमारे गवर्नर पंजाब हैं वो बाकायदगी से कह रहे हैं कि जी पंजाब के जो किसान हैं वो रुल चुके हैं, हुकूमत काश्तकारों को गंदम की पूरी कीमत अदा करने में नाकाम रही है। जबकि पंजाब में गंदम की फ़ी मन कीमत 4000 रुपये मुकर्रर करने के लिए लाहौर हाईकोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाया जा चुका है। इस पर बात करेंगे। मुज़म्मिल सौरवदी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, जबकि सरबराह किसान इत्तेहाद खालिद खोकर साहब ने हमें ज्वाइन किया। खालिद साहब, थैंक यू सो मच। सर, आप मुसलसल कह रहे हैं कि अपनी सब्सिडी और खैरात वापस ले लो, किसानों को गंदम का रेट नहीं मिल रहा, ऑलरेडी डिप्रेस है किसान, आपके पास इस मसले का हल क्या है? जी बहुत शुक्रिया जी। सब्सिडी तो है ही नहीं, पहली बात तो यह है जी। 15 अरब रुपए जब वो कह रहे हैं तो उससे मुराद ये है कि हमें फ़ी मंथ 27 रुपये वो सब्सिडी बनती है, जबकि हमारा जो नुकसान है हमें असल रेट से जो आज का रेट है, जो प्राइस कम मिल रही है, 3900 रुपये हमारा रेट बनता है, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 3400 रुपये है, 500 हमारा प्रॉफिट लगा लें 3900 बना। आज हमें जो रेट मिल रहा है वो 1900-2000 रुपये रेट मिल रहा है, तकरीबन 1900 रुपये फ़ी मन हमें इस वक्त असल रेट से कम रेट मिल रहा है और 27 रुपये से हमने क्या करना है? खालिद खोकर साहब, एक मजाक है। और वो खालिद खोकर साहब, सिर्फ पंजाब ने नहीं, सिंध ने भी कोई गंदम का रेट मुकर्रर नहीं किया, केपी ने भी गंदम का कोई रेट मुकर्रर नहीं किया, बलूचिस्तान ने भी कोई रेट मुकर्रर नहीं किया। यहाँ तो आप कहें ना कि सिंध 4000 में ले रहा है, केपी 4000 में ले रहा है, पंजाब नहीं ले रहा। ये तो एक कौमी पॉलिसी है, चारों सूबों ने कोई रेट नहीं मुकर्रर किया। देखिए मेरी अर्ज सुने, मैंने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही कहा कि इन सब ने हमें मिल के लूटा है, चाहे वो सिंध हुकूमत है, चाहे KPK की हुकूमत है, चाहे पंजाब की हुकूमत है। देखें ना, क्या काश्तकार का ये हक नहीं बनता कि वो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन उसको वापस मिले, और उसके साथ जो एक इंटरनेशनल थंब रूल है कि 25% उसको साथ मुनाफा भी मिले। 6 महीने जो फसल उगाता है, मेहनत करता है, स्ट्रगल करता है, कोशिश करता है, अब उसे कास्ट ऑफ प्रोडक्शन भी वापस नहीं मिल रही। सर मैं आप, लेकिन आप एक बात और समझें, वो ये कहते हैं कि चावल की कोई कीमत मुकर्रर की जाती है, किसी और फसल की कोई कीमत हुकूमत मुकर्रर करती है। ये गंदम के काश्तकार अकेले लाडले क्यों हैं जो कहते हैं हमारे लिए कीमत मुकर्रर करें? जो चावल उगाता है वो कहता है मेरी कीमत मुकर्रर करें, जो चना उगाता है वो कहता है मेरी कीमत मुकर्रर करें, जो सब्जियां उगाता है वो कहता है मेरी कीमत मुकर्रर करें, जो कपास उगाता है वो कहता है मेरी कीमत मुकर्रर करें। आपके लिए क्यों करें? पहली बात तो ये है कि दुनिया क्या करती है? क्या दुनिया सपोर्ट प्राइस देती है? अपने फार्मर को नहीं देती। जितने लोगों ने ज़राअत में तरक्की की है वो सब अपने काश्तकार को मिनिमम सपोर्ट प्राइस देते हैं, एक जी। बाकी आपने कंपैरिजन किया कि गंदम के साथ बाकी फसलात को जिनकी सपोर्ट प्राइस मुकर्रर नहीं है। अगर हुकूमत, मसला हमारे साथ ये है कि हुकूमत आधा तीतर आधा बटेर कर रही है। एक तरफ कहती है हुकूमत हमने डीरेगुलेट किया, पिछले साल डीरेगुलेट किया, उसके बाद 8 अगस्त को हुकूमत ने IMF के मुआहदे की भी खिलाफ वर्जी की, एक नोटिफिकेशन जारी किया पंजाब हुकूमत ने, गंदम का रेट फिक्स कर दिया 2600, 2650, 2650 और 2675 रुपये मुख्तलिफ अजला में। अगर 2800 में सेल हुई, भावनगर में 2 FIR वहाँ पे दर्ज हुई। हुकूमत ने खुद हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाली थी 3410 रुपये। पहली बात यह है कि क्या मीडिया पे कभी बात की किसी ने आके कि हमारी इस 2022 से लेकर 2024 तक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी बढ़ी है? 2022 में हमारी यूरिया का रेट था 2100 रुपये, अब उसका रेट है 4500 रुपया। हमारी DAP का रेट था 6-7 हज़ार, उसका रेट आ गया इस वक्त 13,000। इसका नहीं, पर आप मुझे ये बताएं, अब 265 रुपये लीटर। सिंध का किसान क्या कर रहा है जी? सिंध का किसान क्या कर रहा है? मैं बताता हूं। तमाम असल में पंजाब ने तो फिर फ्लोर मिलों को कहा है 25% स्टॉक रखें, एक पैकेज दिया है, आप लोगों के लिए और स्कीमें निकाली हैं। बाकी किसी सूबे ने तो ये भी नहीं किया जो पंजाब ने किया है। पंजाब ने भी कुछ नहीं किया, सिंध ने भी कुछ नहीं किया, KPK ने भी कुछ नहीं किया। 80% आपकी गंदम पंजाब में होती है, पंजाब ही सप्लाई करता है, सिंध को भी देता है, KPK को भी देता है। सिंध में तो गंदम होती बहुत कम है। देखे ना, हम मांग क्या रहे हैं? मेरी यार सुने, वजीर ज़राअत रात भी एक प्रोग्राम में मेरे साथ शामिल थे, परसों एग्रीकल्चर कमीशन की मीटिंग थी। मैंने यही कहा है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अनाउंस कर दे कि काश्तकार की ये कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है। क्यों नहीं बताते कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कौम को? क्यों काश्तकार पे इल्जाम लगता है कि काश्तकार ज्यादा पैसे मांग रहा है? हम खुदा की कसम अपनी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन साथ 25% प्रॉफिट मांग रहे हैं, इसके अलावा हम और कुछ नहीं चाहते इस वक्त। नहीं, देखिए मैं आपको एक अर्ज कर दूं, अब जो उन्होंने कहा है कि किसी को इस चीज का अंदाजा नहीं।
जी जी जी, फ्लोर मिलें 25% स्टॉक रखेंगी, उससे आपकी बाइंग बढ़ जाएगी। फ्लोर मिलों को 25% स्टॉक रखने का पाबंद किया है, उससे वो बाइंग शुरू कर देंगी। पहली बात तो ये है, पहली बात तो ये है, क्या हुकूमत को पिछले 1 साल से तनख्वाहें नहीं मिल रही थी इन सब अफसरों को? मुझे आप एक चीज बताएं, ये जो अभी जो कर रहे हैं, इसको करने में महीना और लगेगा। हमारे पास तो बाकी 10 दिन है सिर्फ, इसके बाद तो गंदम हमारे पास नहीं रहेगी। अभी पंजाब सिंध की सारी खत्म हो गई, पंजाब की भी 50% खत्म हो गई है। परसों एग्रीकल्चर कमीशन की मीटिंग में माना है मिनिस्टरों ने, सब ने, कि हम टाइम गुजार चुके हैं। देखे ना, ये तो एक लॉलीपॉप देने वाली बात है कि ऐसे टाइम पे आप एक काम शुरू करना जब वो हो ही ना सके। अब वो कोई फ्लोर मिल खरीदे ना खरीदे, ये उसको क्रेडिट लिमिट दें या ना दें, EWR के तहत कोई काम हो या ना हो, उसका काश्तकार को किसी किस्म का कोई फायदा नहीं है। अच्छा नहीं, एक मिनट, अगर हम गंदम को देखें, अगर बाकी फसलों की तरह देखें ना, बाकी फसलों की भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी, चावल की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी, आप चने की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी, सब्जियों की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी। वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बावजूद ओपन मार्केट में आप सस्टेन कर रही हैं ना वो क्रॉप्स। कॉटन की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी। ये गंदम का काश्तकार ही क्यों रोने आ जाता है कि मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, बाकी फसलों पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं है। पहली बात यह है कि माजरत के साथ ये रोने वाला लफ्ज इस्तेमाल ना करें। हम रोते नहीं, हम अपना हक मांगते हैं। पहली बात तो ये है। चले, बाकी तो नहीं मांगते, आप अकेले ही मांगते हैं हक। मेरी बात सुनो, बाकी तो हक नहीं मांग रहे। एक मिनट मेरा जवाब तो ले लेना। जी जी, मेरा जवाब तो ले लेना। मेरा जवाब ये है कि बाकी किसी फसल में हुकूमत किसी लेवल पे जाके फंस किया, मक्की है, फीड का रेट जाके हुकूमत तय नहीं करती। इधर हम हुकूमत को पिछले 3 माह से कह रहे हैं कि अनाउंस करें कि हम इसको डीरेगुलेट कर रहे हैं। हुकूमत कहीं आटे और रोटी का रेट तय नहीं करेगी। आप मीडिया में बैठे हैं, 3 दिन पहले सलमा भट्ट साहब ने आके नहीं कहा 14 रुपए से रोटी का रेट ऊपर नहीं जाने देंगे। जब रोटी का रेट फिक्स हो गया, आटे का रेट फिक्स हो गया, तो ऑटोमेटिक गंदम का रेट फिक्स हो गया। हम कह रहे हैं कि इसको डीरेगुलेट कर दें, हमें कोई एतराज नहीं है। ना रोटी का रेट तय हो, ना आटे का रेट तय हो, मार्केट फोर्सेस उसको डिसाइड करें। पर मैं इसका एक और मिसाल देता हूं कि मार्केट में प्याज का रेट नहीं गवर्नमेंट रोज तय करती, आलू का रेट नहीं तय करती, और बाकी फसलों का जो रेट है वो गवर्नमेंट डिप्टी कमिश्नर नहीं निकालता कि इससे ज्यादा पे नहीं बिक सकेगा। वहां तब आप उस रेट पे बेचते हैं या नहीं बेचते हैं? आलू का रेट, कद्दू का रेट, टमाटर का रेट गवर्नमेंट फिक्स करती है। आप मुझे एक चीज बताएं, एक मिनट, मार्केट गवर्नमेंट कोई रेट तय नहीं करती। डिप्टी कमिश्नर रोज रेट निकालता है, चावल का, डिप्टी कमिश्नर रोज रेट निकालता है। मैं मेजर फसलों की बात, ये स्टेपल आइटम फूड है आपका, ये सब्जी दाल सब्जी नहीं है आपकी। आप मुझे बता दें मक्की का रेट कहां पे तय होता है? कोई फीड का किसी जगह पे तय होता है? चावल का कहां पे रेट तय होता है? कोई रेट तय नहीं होता उसका बाद में किसी किस्म का। ये सिर्फ अब मुझे जब डीरेगुलेशन पिछले साल कर दिया था, 8 अगस्त को लेटर जारी क्यों किया, नोटिफिकेशन क्यों किया, 2600 रेट तय क्यों किया, जबकि खुद ही हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 3410 रुपए निकाली हुई थी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी जो निकाली एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट निकाली थी, मैंने नहीं निकाली थी। जितनी भी गंदम सिंध में होती है वहां 20% है, पाकिस्तान का 25% है, 30% है, वो किस रेट सिंध में बिकी है? सिंध की क्योंकि पहले आई है, उनको रेट मिल गया 2500, 2600, 2700 रुपया, लेकिन वो चीखते रहे सिंध वाले भी। लेकिन मुझे तो वहां कोई एहतजाज नजर नहीं आया। भी उनके साथ एक चाल हुई है। मेरी बात सुने, नहीं, काश्तकारों के साथ, काश्तकारों को एक नहरों के पीछे लगा दिया गया वहां पे, वहां की हुकूमत ने उनकी तवज्जो हटाने के लिए कि तुम्हारा पानी बंद हो रहा है, जो कि टोटल गलत बयानी की गई। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी। वो आज तक वो उस एहतजाज में बैठे, उनकी गंदम निकल गई। हम पंजाब के काश्तकारों के लिए हम मांग क्या रहे हैं? मांग तो इतनी बात कर रहे हैं ना, इतनी बात तो आप ही समझे। हम कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हमारी पैदावारी लागत निकाले, जो पैदावारी लागत है। दुनिया का थंब रूल है कि 25% मुनाफे के साथ हमें वो रेट मिल जाए। अगर गवर्नमेंट ये, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम गंदम का रेट ही नहीं निकालेंगे, आपके जितने में बिकती है बेचते हैं। फिर गवर्नमेंट नहीं, फिर गंदम का रेट ना निकाले हुकूमत, फिर आके रोटी का और आटे का रेट तो तय ना करे ना हुकूमत, वहां डंडा लेकर। ये टोटल इनलीगल है, IMF के मुआहदे की ये खिलाफ वर्जी है। फिर आपका मतलब है आटा जितना मर्जी महंगा हो जाए फिर उससे गवर्नमेंट उसमें ना आए? नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। अगर हुकूमत खाली सब नहीं मांगती नहीं, पर फिर क्या करेंगे? किसान पैसा नहीं बनाता, फिर फ्लोर मिलें पैसे बनाती हैं। वो तो रेगुलेशन फ्लोर मिलों के लिए है। देखिए मेरी बात सुने, पाकिस्तान में कमाता ही मिडल मैन है, काश्तकार को तो मौका ही नहीं मिलता।
आपने सवाल आप देखें, अब अगर पाकिस्तान ने ये पॉलिसी बना, मुझे ये समझ आ रही है कि आइंदा कभी सरकार गंदम का रेट नहीं निकालेगी, ना पिछले साल निकाला ना इस साल निकालेगी, और आप काश्तकार को मार्केट में अपनी गंदम अपनी हैसियत के मुताबिक बेचनी है, तो फिर क्या होगा? मेरी बात सुने, काश्तकार के साथ झूठा वादा ना किया जाए, गलत बयानी ना की जाए। हमें अगले साल हमें पता है रेट तय नहीं होना, हमारी मर्जी है हम काश्त करेंगे या नहीं करेंगे, हम कोई गवर्नमेंट पे उजर नहीं देंगे फिर उस वक्त। नहीं तो गवर्नमेंट आके आपको जबरदस्ती कहती है कि गंदम काश्त करें, गंदम हुकूमत आपको जबरदस्ती आके कहती है गंदम काश्त करें। ऑफ कोर्स अभी हम कॉटन के लिए भी हम कैंपेन चलाई है हुकूमत ने कि कपास लाजमी काश्त करो। कैंपेन चलाई है, कोई किसान पकड़ तो नहीं लिया जो नहीं काश्त कर रहा, पर्चा तो नहीं दे दिया। देखिए मैं आपको अर्ज करूं ना, हुकूमत की कैंपेन वो तो मोटिवेट कर रहे हैं कि आप उगाएं, कैंपेन चला रहे हैं, एनफोर्स तो नहीं कर रहे। मैं आपसे बात कर रहा हूं कि जो IMF के साथ मुआहदा है उसके मुताबिक हमारे साथ चले। IMF ने अगर इन्हें कहा डीरेगुलेट करें तो इसको डीरेगुलेट करें, फिर हुकूमत इसमें से निकल जाए, हुकूमत इसमें ना आए फिर। लेकिन आज किसी को एहसास है कि काश्तकार की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पूरी नहीं हो रही। मैं आपको एक चीज और बताता चलूं, आपको अंदाजा ही नहीं कि आप $बिलियन का नुकसान कर चुके हैं, $बिलियन का गंदम की वजह से। गंदम आपकी मेजर फसल है, गंदम की फसल से सारे रास्ते निकलते हैं। अगर हमें गंदम का 2 साल पहले बेहतर रेट मिला 3900, उसका रिजल्ट क्या हमने आपको दिया कि 6.25 आपकी ग्रोथ आई। अगर पिछले साल रेट नहीं मिला उसका रिजल्ट देख ले, 1.1 पे आपकी ग्रोथ आ गई, $बिलियन का नुकसान हो गया मैशत का। आप 10 से 12 बिलियन डॉलर की बाहर से इंपोर्ट तो कर लेते हैं। आपके इल्म में है कि काश्तकार के साथ हो क्या रहा है कि मैं कपास बेचूं पाकिस्तानी, मेरी यार सुन ले, मैं पाकिस्तानी काश्तकार कपास बेचूं तो मेरे ऊपर 18% GST है। अगर अमेरिकन, ब्राजील का काश्तकार, इसराइल का काश्तकार पाकिस्तान में भेजे 100% टैक्स फ्री है। क्या किसको क्या दुनिया में मुझे कोई एक मिसाल दे दे, किसी एक मुल्क का बता दे जो अपने काश्तकार के अलावा किसी दूसरे मुल्क के काश्तकार को अकोमोडेट करता हो सिवाय पाकिस्तान के। यही तो वजह है कि आज 10 से 12 बिलियन डॉलर की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की बात से आप इंपोर्ट कर रहे हैं। आपके पास रहा ही क्या है? लेकिन आप एक और बात और भी तो समझे, एक मिनट, कपास नहीं खालिद साहब, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इसलिए ज्यादा है कि आपकी पर एकड़ फसल कम है। ये आप साथ इंडिया में जाएं, आप पर एकड़ गंदम देखें कितनी वो ले रहे हैं और आप पर एकड़ गंदम कितनी ले रहे हैं। हमारा किसान जो है, अगर आपकी पर एकड़ 40 मन से ऊपर हो तो आपकी कॉस्ट खुद ब खुद नीचे आ जाएगी। आप पर एकड़ गंदम, पर एकड़ काश्ती कम कर रहे हैं। और भाई मेरी बात तो सुने ना, अब इसका जवाब ही ले ले। आपकी इनकॉम्पिटेंस भी तो है ना। पाकिस्तानी काश्तकार दुनिया के साथ मुकाबला, हम दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकते, हम बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर नहीं कर सकते। मैं यूरिया का बैग खरीद के डालूं मुझे 4500 रुपए का है, इंडियन काश्तकार को पाकिस्तानी रुपीज में 1000 रुपए का है। मैं DAP लूं मुझे 13,000 की, इंडियन काश्तकार को पाकिस्तानी रुपीज में 4000 रुपए की है। मेरा बिजली का बिल 50 रुपए यूनिट है, वहां बिजली मुफ्त मिलती है। मेरा डीजल 263 रुपए, उन्हें डीजल सस्ता मिलता है ग्रीन डीजल के नाम पे। पहले एक मेरा रिसर्च का बजट एग्रीकल्चर की GDP का 0.18 है, जिसपे सीड पे रिसर्च होनी है। ब्राजील ने क्यों तरक्की की है? 1.75 उसका रिसर्च का बजट है। और मेरे भाई जिस मुल्क में ये बात मीडिया क्यों नहीं उछालता कि यहाँ पे जो सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान है, 2 साल से साइंसदानों को तनख्वाह नहीं मिली, वहां पैदावार क्या बढ़ेगी? मैं दर्द की शिद्दत जानता हूं, मैं कॉटन ग्रोवर हूं। 92 में हमारी पैदावार थी 1 करोड़ 28 लाख बेल, इंडिया 1 करोड़ 10 था। बेहतर पॉलिसी पर आप देखिए ना, पे चले गए 52 लाख पे। हमारी कॉटन सब स्टैंडर्ड है, लोग कहते हैं इजिप्शियन कॉटन होनी चाहिए। आप कोई पाकिस्तानी कॉटन को सब स्टैंडर्ड कॉटन कहता है, मार्केट में इजिप्शियन कॉटन की डिमांड हो गई है हमारी। आप अपनी कॉटन का तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं कर सके। कौन नहीं कर सका? हमारी कॉटन पे रिसर्च ही नहीं है, रिसर्च का बजट ही बंद कर दिया गया है। रिसर्च काश्तकार ने नहीं करनी, काश्तकार को सीड मिलना है, काश्तकार ने वो काश्त करना है। काश्तकार दुनिया में कहीं रिसर्च नहीं करता, रिसर्च हमेशा पब्लिक प्राइवेट सेक्टर करता है। यहाँ पे तो वो सोर्सेज किसी को दिए नहीं गए। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तानी काश्त, मैं अब आ जाए एक चीज हकायक के ऊपर, कपास कहाँ से तबाही शुरू हुई है? 1960 की दहाई में एक पंजाब एग्रीकल्चर कमीशन बना, नवाब ऑफ कालाबाग उसको हेड कर रहा था। पहली रिकमेंडेशन ये थी कि पत्तों की से लेकर रहीमयार खां तक कॉटन जोर है, यहाँ पे शुगर मिलें ना लगाई जाए। वहां हम काश्तकारों ने नहीं लगाई वहां पे। जब आपने हर चीज मिक्स कर दी। खालिद साहब आखिर में सिर्फ ये बता दीजिए, हुकूमत आपकी शर्तें नहीं मानती, आप क्या करेंगे?
हमारे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं। क्लर्क हड़ताल करता है, कलम छोड़ हड़ताल करता है, ताजर करता है, शटर डाउन करता है, सनतकार करता है, अपनी इंडस्ट्री बंद करता है। हम भी अपनी ज़राअत में अपनी ज़रूरत के मुताबिक कमी लेके आएंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया खालिद साहब, थैंक यू सो मच। मुज़म्मिल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मुझे नाज़रीन सना कहवान को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए।